गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा गुप्ता एमजीएस कॉलेज भिंड से आई हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बीए फर्स्ट सेम का स्वतंत्रता नामक विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके विषय में पहले तो हम सभी आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा ये अध्ययन पूर्ण होगा। आप देख रहे हैं यह चित्र आप देख रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़े ही स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में एक व्यक्ति अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। निश्चित रूप से वह स्वतंत्र है और इसीलिए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। जाहिर है कि कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नाही, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन यदि व्यक्ति किसी के अधीन है तो वह सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकता। अपने अध्याय को शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक राजा था, उसके दरबार में एक बहुत ही सुंदर सोने के पिंजड़े में एक तोता रखा रहता था, जिसको सोने और चांदी की कटोरी में भोजन दिया जाता था। सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन जब कभी वो उन्मुक्त आकाश की ओर देखता तो बड़ा ही दुखी हो जाता था, क्योंकि उसको स्वतंत्रता नहीं थी। वह चाहता था वह भी अन्य पक्षियों की तरह उड़ान भरे। संयोगवश एक दिन एक सेवक की गलती से पिंजड़ा खुला रह गया और वह तुरंत अवसर पाके आकाश में उड़ गया और उसे ऐसा लगा मानो उसने जग प्राप्त कर लिया है और बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा है। जाहिर सी बात है, जब पशु पक्षी तक स्वतंत्रता चाहते हैं तो व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। उसे तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता अति आवश्यक है। अब इस स्वतंत्रता के विषय में हम और आगे अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं प्रसिद्ध विद्वान बर्ट्रैंड रसेल का क्या कहना है। ये आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। इनका ये कहना है कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार से खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना ये मनुष्य की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति भी स्वतंत्रता की होती है और जिस सीमा तक व्यक्ति स्वतंत्र होता है उसी सीमा तक उस समाज का स्वरूप होता है। जिस समाज में व्यक्ति को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होगी, समाज का स्वरूप उसी के हिसाब से बनेगा। अगर समाज के व्यक्तियों को ऐसे शासक का सामना करना पड़ रहा है जहां उसके हर कार्य पर प्रतिबंध होता है तो समाज का स्वरूप उसी प्रकार बदल जाएगा। तो कहने का आशय केवल इतना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की एक ऐसी स्वाभाविक वृत्ति है जो कि उसी के आधार पर समाज का निर्माण होता है। और आगे देखिए, दूसरे विद्वान GDH कोल हैं, जिनका ये कहना है, आप देखिए इनको, कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को पूर्णतः अपने कोई भी अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः अभिव्यक्त करने की बिना किसी विघ्न बाधा की सुविधा अगर प्राप्त हो तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसके ऊपर ऐसे कोई प्रतिबंध ना लगाए जाएं जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक होते हैं। इसी प्रकार से और भी अगर आप देखें तो एक और आपके सामने एक TH ग्रीन का एक कथन जो कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आप उसको देखिए कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उन सुखों को भोगने की सकारात्मक शक्ति है जो किए जाने और भोगे जाने योग्य है। अर्थात लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और enjoying that thing which is worthy of doing और enjoying। कहने का आशय ये है कि सभी कार्यों को करने के लिए
स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि उसे शराब पीने की स्वतंत्रता है, तो क्या वह उसको स्वतंत्रता दी जा सकती है? कदापि नहीं, क्योंकि न केवल यह उसके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है, वरन समाज पर भी इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता जो किसी व्यक्ति के को नुकसान पहुंचाए, जिसका प्रभाव समाज और राज्य पर गलत पड़े, ऐसी स्वतंत्रता को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता और न ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम ये अभी तक तो हमने आपके सामने इन सभी विचारकों के माध्यम से यह बात रखने की कोशिश की कि स्वतंत्रता है क्या, उसका क्या महत्व है। लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि विद्यार्थियों हम लोग राजनीति शास्त्र के पठन पाठन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें इस विषय को पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से भी समझना बहुत अधिक आवश्यक है। जब हम राजनीति शास्त्र की दृष्टि से स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता शब्द आप देखिए अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से निकला है। कहने का आशय ये कि अंग्रेजी में इसे हम लिबर्टी बोलते हैं और हिंदी में स्वतंत्रता। लेकिन अगर शाब्दिक व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है फ्री होना या मुक्त होना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है किसी प्रकार का बंधन ना हो। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के इस अर्थ को अपनाते हैं राजनीति शास्त्र में, राज्य में, तो यह व्यवहारिक और समीचीन नहीं होगा, क्योंकि यह अर्थ तो स्वच्छंदता को प्रोत्साहित करता है, उच्च श्रृंखलता को प्रोत्साहित करता है, समाज में अराजकता को लाने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि अरस्तु, प्लेटो सभी ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही वह रहता है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। अरस्तु तो ये भी कहता था कि इफ ए मैन लिव्स इन अलोन ही इज आइदर ए बीस्ट और ए गॉड। अर्थात अगर व्यक्ति समाज से बाहर रहता है तो या तो वो जंगली जानवर हो सकता है या देवता। कहने का मतलब मनुष्य एक सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, और इसलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपने विकास के लिए कुछ अधिकार तो चाहिए, निश्चित है। लेकिन समाज में उसके अतिरिक्त और दूसरे व्यक्ति भी तो होते हैं, क्योंकि समाज एक व्यक्ति से नहीं अनेकों व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो जब एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, अधिकार आवश्यक है, तो समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता जरूरी हो सकती है, क्योंकि तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। तो जब हम दूसरों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा, और कर्तव्यों के इन पालन में निश्चित रूप से हमारे ऊपर कुछ बंधन लग ही जाएंगे। इसलिए यह कहना कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है निश्चित रूप से सही नहीं है, इसे हम सही नहीं कह सकते। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता और स्वच्छंदता ना होकर के स्वच्छंदता का अर्थ अपने साथ ही दूसरे की स्वतंत्रता का भी आदर करना है। अब प्रश्न और उठता है कि अगर यह बात है तो फिर स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आइए हम पहले कुछ विचारकों के विचारों को समझें। अगर हम यूनानी दार्शनिकों के अनुसार स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि विधि के पालन में, अर्थात कानून के पालन में, ना कि किसी निरंकुश शासक के आज्ञाओं के पालन में स्वतंत्रता है। अर्थात कानून के पालन में ही सच्ची स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि कानून विवेक सम्मत व्यक्तियों की आपस में
सोच विचार कर बनाए गए कानून होते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा का परिणाम नहीं होता है, बल्कि विद्वत जनों के विवेक का समुच्चय नाम है। और किसी व्यक्ति की इच्छा अगर वो निरंकुश शासक हो जाता है तो निश्चित रूप से वह स्वतंत्रता नहीं रहती। इसलिए कानून के पालन में ही वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। और आगे हम देखें, अगर फ्रांसीसी विद्वान रूसो, अगर हम रूसो का कथन देखें कि रूसो क्या कहता है स्वतंत्रता के विषय में, तो हम आपको बताएं कि रूसो का कहना है कि व्यक्ति तभी तक स्वतंत्र है जब तक वह सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करता है। विद्यार्थियों, अब स्वभावतः एक प्रश्न उठता है कि आप जानने को भी उत्सुक होंगे कि यह सामान्य इच्छा है क्या। मैं इसके बहुत विस्तृत में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको संक्षेप में बताना बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक एक्चुअल विल, जिसे हम यथार्थ इच्छा कहते हैं, और दूसरी विवेकपूर्ण इच्छा, जिसे हम वास्तविक इच्छा कहते हैं। यथार्थ इच्छा हमेशा व्यक्ति की स्वार्थी इच्छा होती है कि निजी हितों का पोषण करती है। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बताएं कि अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं और अगर आपको अवसर मिल जाए तो आप चाहेंगे कि हमको नकल की सामग्री मिल जाए किसी तरह। ये तो आपकी यथार्थ इच्छा है, लेकिन आपका विवेक कभी ये नहीं कहेगा, वो हमेशा कहेगा कि नकल करना गलत बात है। तो जो विवेक, जो उचित और अनुचित का बोध कराती है, वह विवेकपूर्ण इच्छा होती है। और व्यक्तियों की इन्हीं विवेकपूर्ण इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा बनता है, जिसे जनरल विल कहते हैं। रूसो ने इसे जनरल विल का नाम दिया है। और अगर हम इस जनरल विल के अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं तो निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। आगे हम देखें तो इसके बाद स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी है, जो कि स्वतंत्रता को कहते हैं कि बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल उन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो व्यक्ति के बस में नहीं है, जैसे राज्य की सुरक्षा का प्रश्न, जैसे रेल तार डाक की व्यवस्था का प्रश्न। मतलब कहने का कि बहुत बड़े बड़े काम जो व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर हैं, राज्य वही कार्य करे, बाकी सारे कार्य व्यक्तियों के ऊपर छोड़ देने चाहिए। व्यक्ति अपने हित का सबसे अच्छा, समझदार व्यक्ति अपने हित को जानता है और इसलिए वह सारे कार्यों को राज्य की अपेक्षा अच्छी तरह से कर सकता है। और यदि हम आगे जाएं तो कांट जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्र नैतिक अनुदेशों के पालन में निहित है। दरअसल कांट का ये कहना था कि व्यक्ति स्वभावतः एक नैतिक प्राणी होता है, मॉरल, और नैतिक प्राणी वही होगा जिसके अंदर विवेक होगा, और विवेक कभी भी गलत कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। सही, गलत, उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, इन सब पर विवेक विचार करता है। तो ऐसे विवेकी व्यक्तियों को के अंदर ये चेतना, एक स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्र इच्छा होती है। इसलिए ऐसे विवेकपूर्ण व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आजादी होनी चाहिए, ऐसा कांट जैसे आदर्शवादी कहते। जब हम मार्क्सवादियों की बात करते हैं तो मार्क्स एक कदम आगे बढ़ के ये कहता है कि स्वतंत्रता तो वहीं संभव है जहां कोई वर्ग ना हो, क्योंकि वर्ग का काम ही है शोषण करना। अगर वर्ग होंगे तो शोषण होंगे। इसीलिए आपको शायद आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद राजविहीन समाज की कल्पना करता है, स्टेटलेस सोसाइटी। वर्ग ना हो और संपत्ति के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में ना होकर संपत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। क्योंकि जब समाज का स्वामित्व होगा तो धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में नहीं होगा, सभी लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा और तभी
व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता संभव हो सकेगी। तो इस प्रकार जब हम इन विचारकों के मत जब हम देखते हैं तो हमें इस निष्कर्ष पहुंचते हैं इन सारे विद्वानों के मतों को जानने के बाद कि वास्तव में स्वतंत्रता का जब हमने इतना ज्यादा विश्लेषण किया तो इस विश्लेषण के पश्चात दो बातें उभर के आती हैं कि स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण हैं, दो आयाम हैं। पहला है निगेटिव या नकारात्मक आयाम और दूसरा है स्वतंत्रता का सकारात्मक या पॉजिटिव डायमेंशन। अगर हम नकारात्मक आयाम की बात करें तो नकारात्मक आयाम का अर्थ यही है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यून करता है, कम करता है। व्यक्तिवादियों ने, व्यक्तिवादी कौन है? जो व्यक्ति के हितों को प्रमुखता देते हैं वो व्यक्तिवादी हैं। इनमें एडम स्मिथ जैसे विद्वान, स्पेंसर जैसे विद्वान सम्मिलित हैं और वो ये कहते हैं कि वास्तव में राज्य को कम से कम काम करना चाहिए और अधिक से अधिक काम व्यक्तियों को करना चाहिए। लेकिन यह दृष्टिकोण व्यवहारिक धरातल पर समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि व्यक्ति के कार्यों को राज्य द्वारा नियमित नहीं किया जाता है तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है और समाज, आप जानते ही होंगे कि जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि द स्टेट बिगिंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ बट इट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अर्थात राज्य का जन्म तो जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है, लेकिन वास्तव में यह इसलिए कायम रहता है जिससे कि राज्य व्यक्तियों को उत्तम जीवन, श्रेष्ठ जीवन प्रदान कर सके। और ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति के अधिकांश कार्यों की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य एक नियामक संस्था है, एक नियम बनाने वाली संस्था है, व्यवस्था बनाने वाली संस्था है, इसलिए राज्य का होना अधिक आवश्यक है। और यही दृष्टिकोण सकारात्मक आयाम में हम देखते हैं कि सकारात्मक आयाम जो स्वतंत्रता का है वो यही कहते हैं कि व्यक्ति के कार्यों में ये राज्य की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ उन भौतिक परिस्थितियों, उन भौतिक संसाधनों, उन भौतिक आवश्यकताओं की उपलब्धता कराने से है जिसके द्वारा व्यक्ति के विकास का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, व्यक्ति के विकास का चतुर्दिक विकास हो सके। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सकारात्मक पक्ष ही वास्तव में अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य ही व्यक्तियों के लिए इन स्थितियों का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति अपने विकास के लिए समुचित अवसर, समुचित परिस्थितियां प्राप्त कर सके। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का यही कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है, तभी अक्षुण्ण बनी रह सकती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य अपना योगदान दे, राज्य उसकी व्यवस्था करे, तभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। अब हम जब स्वतंत्रता के इन दोनों दृष्टिकोणों, स्वतंत्रता के इन दोनों दृष्टिकोणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आज के जो 20वीं शताब्दी का युग है उसमें स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा ही, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण ही अधिक समीचीन होता है। स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा 20वीं शताब्दी में
प्रोफेसर लास्की, प्रोफेसर गार्नर, प्रोफेसर मैकेंजी जैसे विद्वानों ने दी है। प्रोफेसर लास्की का कहना है कि वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ उन आवश्यक परिस्थितियों पर प्रतिबंध न लगाया जाए जो आधुनिक युग में व्यक्ति के सुखों के लिए आवश्यक है। अर्थात आज के युग में व्यक्ति को जिन कार्यों से सुख प्राप्त होता है, जिन कार्यों से उसका विकास होता है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से मैकेंजी एक दूसरे विद्वान है, उनका यही कहना है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। अब कहने वही बात फिर से स्पष्ट होती है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जब हम दोनों स्वतंत्रता के इन सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं तो हम इन देखते हैं कि स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, और दूसरा, व्यक्ति को व्यक्तित्व के लिए उसे अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो इस सारे दृष्टिकोण को समझने के बाद, ये सारी व्याख्या करने के बाद मोटे तौर पर 2-3 बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। इसमें नंबर 1 कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, वरन उन आवश्यक परिस्थितियों की उपलब्धता कराने से भी है जो कि उसके व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि कहा जाए कि व्यक्ति के रोजगार पर प्रतिबंध न हो, ठीक है, लेकिन वो परिस्थितियां भी तो आप दीजिए जिससे अपनी रोजी रोटी, अपने रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था कर सके। और अगर व्यक्ति वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो उसके लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। एक तीसरी बात ये भी उभर के आती है कि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं। अगर कानून विवेक सम्मत है, सही ढंग से बने हैं, तो स्वतंत्रता का वो संरक्षण ही करेंगे, ना कि वो उसके विरोधी होंगे। आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए एक कानून ऐसा बनता है कि एक निश्चित सीमा तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तो क्या यह कानून क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है? आप बताइए। क्या इस कानून से व्यक्ति को विकास का अवसर नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सही कानून, विवेक सम्मत कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित ही करते हैं, ना कि उनमें बाधा पहुंचाते हैं। इन सभी बातों का जब हमने इतना विशद अध्ययन किया, तो अब ये बात एक और आपके सामने स्पष्ट होती, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति का एक बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। उसके व्यक्तित्व के कई पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, नैतिक। उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्रता के भी कई प्रकार हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लिबर्टी, या स्वतंत्रता के कई रूप हैं। तो आइए एक एक करके हम उन सभी स्वतंत्रता के स्वरूपों का वर्णन करेंगे और उनके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक स्वतंत्रता की, जिसे हम नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति की जन्मजात स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए राज्य पर निर्भर नहीं है। जब रूसो ये कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, तो शायद उसका आशय इसी स्वतंत्रता से है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण है। अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांसीसी राज्य क्रांति की घोषणा में भी स्वतंत्रता का यही अर्थ परिलक्षित होता है। लेकिन
जब प्राकृतिक स्वतंत्रता में एक असंगठित समुदाय जब ये कहता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात स्वतंत्रता पर चूंकि राज्य का अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मात्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। केवल प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्हीं वे ही लोग स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे जो कि शक्तिशाली, क्योंकि मैंने आपको बताया माइट इज राइट, शक्तिशाली का हित ही स्वतंत्रता है। लेकिन निर्बलों की स्वतंत्रता का इसमें कोई मूल्य रह ही नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक असंगठित समुदाय में ही यह स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन राज्य चूंकि एक संगठित समुदाय है, एक सभ्य समुदाय है, अतः ऐसे संगठित और सभ्य समुदाय में इस प्रकार की प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक और समीचीन नहीं हो सकती। अब हम आते हैं दूसरी स्वतंत्रता, जिसे कि हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं, सिविल लिबर्टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल, व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मूल अर्थ है कि व्यक्तियों को समाज और राज्य के नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार, कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। राज्य ही व्यक्तियों की इन अधिकारों की सुरक्षा गारंटी करता है, उनकी व्यवस्था करता है, उनकी सुरक्षा करता है, और स्वयं राज्य भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आपके एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाते हैं। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में, हरियाणा से जम्मू कश्मीर में, किसी भी स्थान पर आप स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी उपासना पद्धति को अपना सकते हैं, ये सारी चीजें अपना समुदाय बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वर्णित होंगी। इसलिए और अगर देखा जाए स्पष्ट रूप से, अगर इसको विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए, तो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो कहीं न कहीं इसी नागरिक स्वतंत्रता में समाहित हो जाते हैं। इसलिए यह नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत ही अधिक उपयोगी है। और अब हम जब बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के बाद तीसरी स्वतंत्रता है हमारी, है वैयक्तिक स्वतंत्रता, जिसको हम पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ही होता है कि व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जिनका संबंध नितांत उसके व्यक्तिगत कार्यों से। जैसे कोई व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, कोई भी व्यक्ति उपासना की पद्धति अपना सकता है, व्यक्ति का जीवन का अधिकार, व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, ये सभी उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारे संविधान में के मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी शारीरिक सुरक्षा से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इसका आशय ये है कि केवल कानून के द्वारा अगर कोई ऐसी बात है तभी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता पर, उसकी शारीरिक सुरक्षा पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता, अन्यथा किसी भी स्थिति में व्यक्ति की दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और अब आपको बताएं कि व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किया है तो J.S. मिल ने किया है। ये व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। बहुत बड़ी सीमा तक उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया।
लेकिन हम आपको एक बात, चूंकि बार बार आपको ये बताते हैं कि स्वतंत्रता एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकार है। इसलिए व्यक्ति के वे कार्य, वे पर्सनल कार्य जो कि वास्तव में समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमको धूम्रपान करने की आज़ादी देनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है, हम किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करें, ये मेरी भी आज़ादी है, तो जो कार्य उसके समाज पर, उस पर विपरीत असर डालेगा, मादक द्रव्यों का सेवन करने की विचार अगर वो रखेगा, तो निश्चित रूप से उसकी इस वैयक्तिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, समाज की सुरक्षा की दृष्टि से, खुद उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उस पर प्रतिबंध लगाना समीचीन है। और आगे मैं आपको अगली स्वतंत्रता के विषय में बताना चाहूंगी, जो कि है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी या राजनीतिक स्वतंत्रता, आप जानते हैं इसका महत्व सर्वविदित है कि राज्य के कार्यों में सहभागी होना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लास्की कहता है कि व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले तो हम उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों कई प्रकार की स्वतंत्रता आती है, जैसे मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। आप जानते हैं कि अब हमारी सरकार ने मत देने की 18 वर्ष करती है, इसलिए आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स अधिकतर मत देने के अधिकारी हैं। आप किसी भी पार्टी को मत दें, किसी भी व्यक्ति को मत दें, यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दूसरी स्वतंत्रता है सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। जितने भी सार्वजनिक पद हैं, अगर आप लोकसभा के लिए सदस्य बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, आप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, आप विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, पंचायत में कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। बस अगर आप आवश्यक योग्यताएं, आवश्यक अर्हताएं, जो उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप सार्वजनिक पद के अधिकारी हैं। कोई भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। आप स्वतंत्रता पूर्वक उस पद को के अभ्यर्थी हो सकते हैं, बशर्ते आप उसकी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हो। इसके अलावा सरकार आपको सभी सार्वजनिक विषयों पर सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। आप जानते हैं 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी आ गया है, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक विषयों पर आप चाहें सूचना प्राप्त कर सकते हो। खूब सूचनाएं प्राप्त भी हो रही, खूब उसका प्रयोग भी हो रहा। अभी हाल में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सूचना के अधिकार में चूंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए किस उद्देश्य से सूचना प्राप्त करना चाह रहे उसको आपको बताना पड़ेगा। बहरहाल सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको है। इसके अलावा आप सरकार के कार्यों की आलोचना करने का भी अधिकार है, विरोध करने का, राइट टू प्रोटेस्ट। यदि आप सरकार की किसी नीति से असहमत है, उसके किसी कार्य से असहमत है, तो आप विरोध कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यह राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देशों में ही संभव। इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है एक जो जनता का शासन हो, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लोकतांत्रिक देश में ही आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकेगी। एक निरंकुश और आतताई शासन में आप राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। आपको केवल वही कहना होगा जो राज्य या सरकार चाहेगी। लेकिन इन अ डेमोक्रेसी यू आर फ्री, आप लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं अपनी सभी बातों, अपने सारे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। तो निश्चित रूप से यह राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत ही अधिक मूल्यवान है और वास्तव में ये स्वतंत्रता का प्राण तत्व है, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है, उसको केवल
रोटी कपड़ा से ही उसकी संतुष्टि नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे काम करने की क्षमताएं, कुछ कर सकने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, और जब तक उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी शायद वो नहीं कर सकेगा। इसलिए यह राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है। और हम अब आते हैं आगे अगली नेक्स्ट आर्थिक स्वतंत्रता पर, इकोनॉमिक लिबर्टी। इसका सीधा साधा आशय है कि व्यक्ति को अपनी जीविका के जीविका कमाने के लिए सुरक्षा और उसकी व्यवस्था प्राप्त हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो जाती, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा की, तब तक वो अपने और आगे के कार्य में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। मानव अधिकार की घोषणा में तो कहा व्यक्ति के 4-5 अधिकार, इनसे स्वतंत्रता निहित है। काम पाने का, उसको विश्राम करने का, उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का, ट्रेड यूनियन गठित करने का, ये सारे अधिकार व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी, तब तक उसके व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, और आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर ही शेष सारी स्वतंत्रताएं एक प्रकार से देखिए तो निर्भर भी करती हैं। और हम आप आगे और आते हैं तो हम देखते हैं कि एक और स्वतंत्रता है जिसे हम नैतिक स्वतंत्रता कहते हैं, मॉरल, जिसको कहते हैं हम मॉरल लिबर्टी। वो ये कहता है कि मॉरल लिबर्टी के अंतर्गत कहने का आशय ये है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है, और अब नैतिक प्राणी होने के नाते उसके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा और एक स्वतंत्र चेतना, फ्री कॉन्शियसनेस एंड फ्री विल विद्यमान रहती है। क्योंकि वह नैतिक प्राणी है, और नैतिक प्राणी होने के कारण वो निश्चित रूप से विवेकपूर्ण मांग ही करेगा, विवेकी व्यक्ति होगा। इसलिए उसके विवेक सम्मत व्यक्तित्व की ये मांग है कि उसे अपने कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए, और राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि व्यक्ति नैतिक रूप से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन मुख्य रूप से प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्रीन, कांट जैसे विद्वानों ने किया। प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्रीन, कांट ये सभी कहते हैं कि मैन इज ए मॉरल एनिमल, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। मूलतः वह अच्छा ही होता है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार भले ही उसमें विकार आए, लेकिन मूलतः व्यक्ति नैतिक है, और यदि नैतिक है तो निश्चित रूप से वह विवेकपूर्ण होगा। इसलिए उसकी नैतिक स्वतंत्रता का आदर किया जाना चाहिए, उसे विवेक के हिसाब से निर्णय करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। विद्यार्थियों, अभी हमने आपके सामने स्वतंत्रता के विविध रूपों की चर्चा की, और आपने देखा कि स्वतंत्रता के इतने अधिक आयाम हैं, इतने अधिक प्रकार हैं। लेकिन अब बात आती है कि स्वतंत्रता के प्रकार तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी संरक्षण के उपाय क्या है। हमारी स्वतंत्रता जब तक अक्षुण्ण नहीं बनी रहती, जब तक स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं हो जाती, उनकी संरक्षा नहीं हो जाती, तब तक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, सेफ गार्ड्स ऑफ द लिबर्टी के लिए कुछ बातें हैं जो कि अगर वो हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहली बात है आदर्श कानून। मैंने अभी जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि स्वतंत्रता और कानून, जैसा कि लोग कहते विरोधी है, विरोधी नहीं है। अगर कानूनों का स्वरूप आदर्श हो, अगर वो भेदभाव पर आधारित ना हो, किसी वर्ग विशेष के लिए ना बने, समय परिस्थिति के अनुसार उनमें लचीलापन हो, और वो
व्यक्ति के विकास के लिए बने, तो ऐसे आदर्श कानून के पालन में व्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी, ऐसा हम सबका मत है। और ये सही भी है कि कानून व्यक्ति की, आप देखते हैं कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है तो उसके लिए न्यायालय उसकी व्यवस्था करता है। तो अगर आदर्श कानून होंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, लोकतंत्रीय शासन। अभी मैंने आपको बार बार बताया कि डेमोक्रेसी विश्व के समस्त सबसे ज्यादा देशों में आज लोकतंत्रीय शासन, और मैंने अभी आपको विस्तार पूर्वक बताया भी है कि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यह अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे ही प्रतिनिधि अगर कानून बनाएंगे तो वो हमारे ही तो कानून होंगे। तो इस तरह से लोकतंत्रीय शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने जैसा कि बताया कि एक लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जहां पर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने की स्वतंत्रता है। आतताई और निरंकुश शासनों में नहीं, केवल लोकतंत्र में आपकी आजादी अधिक से अधिक सुरक्षित रह सकती है। और प्रकार के शासन भले ही आपको रोटी कपड़ा मकान आपको सुलभ करा दें, लेकिन अगर आपको विचार अभिव्यक्ति और आपको लोकतंत्रीय बातों के लिए स्वतंत्रता नहीं देती तो व्यक्ति को उसमें संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए उसके अंदर और भी केवल खाने पीने के अलावा और भी बातें होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। और लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जहां पर वो अपने अंदर की निहित क्षमताओं को अधिक से अधिक उभार सकता है। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अगर होगी तो स्वतंत्रता का संरक्षण अधिक से अधिक होगा। और अगला पॉइंट आता है आपका मूल अधिकार। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के विकास के लिए निश्चित रूप से अपरिहार्य है, इसेंशियली नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकताएं। और इन मूल अधिकारों में, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में और देश के अन्य संविधानों में, जैसे अमेरिका में भी है, हमारे देश में भी पहले 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब केवल जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत परिणित हैं। तो अगर इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये मूल अधिकार निश्चित रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हैं। और अगला पॉइंट जो उसी से संबद्ध है, उसका मतलब है कि स्वतंत्र न्यायालय, न्यायपालिका को हमारे यहाँ संविधान की संरक्षक कहा गया है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, हाई कोर्ट है, नीचे के न्यायालय है, सभी वास्तव में देखा जाए तो ये व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा करते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, चाहे कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई समुदाय करे, या चाहे क्यों ना कोई राज्य, इसका सरकार हनन करे, लेकिन न्यायालय की अगर आप शरण में जाएंगे तो न्यायालय निश्चित रूप से आपकी स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, सतत जागरूकता। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता तभी आपकी सुरक्षित रह सकती है जब आप भी अपने अधिकारों के प्रति सतत रूप से जागरूक हो। क्योंकि जब तक आप
जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तब तक आपकी स्वतंत्रता बाधित होती रहेगी। इसलिए सतत जागरूकता भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। और अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। हाँ सर, आप देख रहे हैं कि अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, शक्तियों का पृथक्करण और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि समाज और समाज के सारे कार्य राज्य नामक एजेंसी अपने कार्य सरकार नामक एजेंसी के थ्रू करता है। और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है उन कानूनों के हिसाब से प्रशासन करना, और न्यायपालिका है कि कानूनों का अगर प्रयोग उचित ढंग से नहीं हुआ है तो निर्णय देना। जब सरकार के ये तीनों कार्य अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाए, एक ही संस्था के हाथ में हो जाएंगे तो वो निरंकुश हो जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। मगर अगर सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग होंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। और साथ ही अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर एक अंग दूसरे के कार्य पर अवरोध संतुलन स्थापित करने के अवरोध रखेगा, जिससे एक चेक और बैलेंस का सिद्धांत स्थापित होगा। और अगला आप आइए देखिए तो और अभी आपके सामने एक और पॉइंट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है विद्यार्थियों कि व्यक्ति समाज में संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से ना हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा धनी हो जाए और कुछ लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधाएं भी प्राप्त ना हो। अतः आर्थिक न्याय का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलेगा। और आर्थिक न्याय रहेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी। और अंतिम पॉइंट है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस आप जानते हैं मीडिया की बहुत महती भूमिका है। अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है तो व्यक्ति की अगर उसके अधिकारों का उसकी स्वतंत्रता पर कोई कुठाराघात होता है, कोई उल्लंघन होता है, तो प्रेस उसको सबके सामने ला देती है और उसके लाने के बाद फिर उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। इसलिए स्वतंत्र प्रेस के द्वारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि स्वतंत्रता वास्तव में इतना बहुमूल्य, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट यह तत्व है कि ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। टी.एच. ग्रीन का ये कहना है। और इसीलिए स्वतंत्रता में, चूंकि आज का युग 21वीं 20वीं शताब्दी का है, आज के युग में हमने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया है। वेलफेयर स्टेट जिसका कार्य ही है कि सभी व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करना। और जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो इसमें राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए टी.एच. ग्रीन का जो ये कहना है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty, liberty involves the rights and rights demand the state।
अर्थात राज्य की भूमिका व्यक्ति की सुरक्षा को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का बहुत ही उपयोगी उसकी एक व्यवस्था है। राज्य की सकारात्मक भूमिका के कारण ही व्यक्ति अधिक से अधिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। अब बस सुन लिया। अब आपके सामने जैसा कि मैंने बच्चों आपको ये बताया और कि स्वतंत्रता क्या है, उसका स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, उसके क्या तत्व हैं और स्वतंत्रता के विषय में लोगों के अलग अलग क्या व्यूज हैं, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं और उनको सुरक्षा करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। तो इसके पश्चात जब अब बारी आती है कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिससे कि वो प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगी, जिनमें एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है और आपको उन्हें बताना है कि इन प्रश्नों का सही ऑप्शन क्या है। तो पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिबर्टी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना। आप लोगों में से कोई विद्यार्थी, किसी कॉलेज का विद्यार्थी हाथ उठाए और इसे बताने की कोशिश करें। हेलो मैम, लेटेन है। क्या नाम है आपका? से बोल रहे हैं। प्रियंका साहू। प्रश्न सुनिए। लिबर्टी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? मैम लेटिन। हाँ ठीक है, सही बात है, आपने अच्छा पढ़ा, हमारी बात को सुना, धन्यवाद। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, इसे ध्यान से देखिए। लिवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? लिवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कोई इसे बताए। हेलो मैम, मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ। लिवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अस्तित्व। जी बताइए। बंधनों का अस्तित्व। गलत है आपका ये उत्तर। और कोई? आपने हमारी बात को अगर ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। हेलो, अगर आपने हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि लिवर शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं ही आपको बताती हूँ। कोई हाथ उठाएगा? मैम पीजी कॉलेज पन्ना से बोल रहे हैं हम। जी, इसका उत्तर है पहला, बंधनों का अभाव। यस करेक्ट। लिवर शब्द का सही अर्थ है बंधनों का अभाव। जैसा मैंने बताया था आपको कि इसका अर्थ फ्री होना, मुक्त होना या बंधनों का अभाव। बहुत धन्यवाद आपको। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? कौन स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम मानता है? हेलो मैम। हाँ बताइए। सागर से बोल रही हूँ। जी। प्रियंका साहू। मैम सीले है इसका आंसर। कौन है? प्रियंका साहू सीले। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही जवाब दिया, धन्यवाद। इसका मतलब है आपने हमारी बात को ध्यान से सुना है, धन्यवाद। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता और जीवन व्यतीत करने की। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं शासकीय तिवारी फ्रॉम सागर। जी। थर्ड आंसर, मत देने की स्वतंत्रता। जी, मत देने की स्वतंत्रता, मृदुल तिवारी सागर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपका जवाब।
मत देने की स्वतंत्रता मैंने अभी आपको पढ़ाया, यह राजनीतिक स्वतंत्रता का ही एक पहलू है। मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता में मत देने का अधिकार सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख पुनः उपस्थित है कि निम्न में से कौन नागरिक स्वतंत्रता का एक पहलू है? इसमें 4 ऑप्शन है। राजनीति में भाग लेना, संपत्ति और जीवन। हेलो मैम, मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ। जी जी। इसका उत्तर है, आपने जो 5वां प्रश्न किया है, इसका उत्तर है जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता। कौन सा, फिर से आप बोलिए। जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता। हाँ, ठीक है आपका उत्तर। ठीक है, धन्यवाद आपको। दिख रहा कि नहीं मैम? हेलो मैम, आपको दिखाई दे रहा है? हेलो कि मैम। हेलो मैम। हाँ, मैं आप अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि स्वतंत्रता का संबंध मूलतः इनमें से किसमें से है? राज्य से, व्यक्ति से, सरकार से, समाज से, किससे है? हेलो हेलो मैम। हाँ बताइए। हेलो, कला एवं वाणिज्य आवाज आ रही है? सागर। जी, कला एवं वाणिज्य समाज से सागर आएगा। बोल- खरगोन बताया? पीजी कॉलेज मैम, इसका व्यक्ति आंसर है से। समाज। कौन बोल रहा है? आप फिर से नाम बताइए कॉलेज का और अपना। कला एवं वाणिज्य सागर। पीजी कॉलेज खरगोन, जी जी, समाज से। हाँ बताइए। स्वतंत्रता का संबंध मूलतः किससे है? व्यक्ति से। हाँ, करेक्ट, करेक्ट है आपका आंसर। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? 3, 2, 5, 4, कितने? जो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बताइए उसमें से। हेलो, जनक कुमार रावी। हेलो मैम। महाकौशल कॉलेज जबलपुर। जी, इसमें मैम 3। सही नहीं है आपका आंसर। हेलो हाँ, और कोई? हेलो हेलो मैम। मैम, हाँ? पीजी कॉलेज खरगोन से 2 जी? आंसर। मैम, इसका आंसर है 2। हाँ, स्वतंत्रता के मैंने अभी आपको पढ़ाया, 2 आयाम है, यस नकारात्मक मैम। और सकारात्मक। बैठ जाइए, धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न है, समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, लास्की, पोलार्ड, हेलो। गार्नर, मार्क्स। मैम, लास्की, हाँ, खरगोन पीजी कॉलेज खरगोन। मैम, इसका आंसर है लास्की। हाँ, बिल्कुल सही आपका आंसर, बिल्कुल सही आपने बताया, धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न आप देखिए, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता का संबंध किस स्वतंत्रता से है? मैम, मैं शासकीय सागर से बोल रही हूँ। महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ। कोई इसका कॉलेज भी प्रयास करें इसमें, कोई मैं दूसरा। कला शासकीय एवं महाविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय से बोल रही हूँ। हाँ मैं बोलिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता। जी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। गलत है आपका आंसर, गलत। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, ये किसने बोला है? आर्थिक स्वतंत्रता। मैम, खरगोन पीजी कॉलेज। शासकीय महाविद्यालय पवई से आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, इसका सही उत्तर है पीजी आर्थिक। कॉलेज खरगोन, आर्थिक स्वतंत्रता मैम। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता इसका सही आंसर है, बिल्कुल। Yes, धन्यवाद आपको। पीजी और कॉलेज अगला खरगोन। प्रश्न आपका है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन है, नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, हेलो वैयक्तिक। हेलो मैम, पीजी कॉलेज खरगोन, इसका आंसर है मैम नागरिक स्वतंत्रता। अपना धर्म हेलो, मानने। मैं हाँ? महाकौशल मैम, प्रश्न नंबर जबलपुर से 10 बोल का रहा हूँ। आंसर है महाकौशल मैम। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जबलपुर से। इसका हेलो। उत्तर है वैयक्तिक हेलो मैडम। स्वतंत्रता। मैं आर्ट एंड कॉमर्स से बोल रहा हूँ, सागर से मैडम। जी, इसका आंसर प्राकृतिक स्वतंत्रता है। नहीं। हेलो मैम, हेलो। वैयक्तिक स्वतंत्रता। जबलपुर से कौन बोल रहा है? हेलो। बोलिए। आवाज जा रही मैम, है। अभिषेक उपाध्याय, मैम, महाकौशल प्रश्न नंबर 10 आर्ट्स का एंड आंसर कॉमर्स है कॉलेज। मैम। वैयक्तिक स्वतंत्रता। वैयक्तिक स्वतंत्रता में। हाँ, सही है इसका मैं- उत्तर। बैठिए, धन्यवाद आपको। और इसके अलावा यदि आपके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो और भी कोई प्रश्न अगर आप मुझसे पूछना चाहें इस पूरे स्वतंत्रता के अध्याय में, तो आप पूछ सकते हैं।
मैम जैसा कि आपने बताया कि जीवन जीने की स्वतंत्रता हमको प्राप्त है, मैम जैसा कि आपने बताया कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, हाँ हेलो मैम, जीवन हाँ? जीने की स्वतंत्रता आपने बताया हमें अधिकार प्राप्त है। जी यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है तो इस स्थिति में बताइए इस स्वतंत्रता का क्या महत्व है? मौत की सजा अगर होती है तो हाँ, उस स्थिति में बताइए। एक तरफ तो हमारा, देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 19 ये कहता है कि जी। किसी भी व्यक्ति की जीवन और उसकी सुरक्षा की स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अर्थात अगर कानून के द्वारा, क्योंकि वो अपराधी है, वो दोषी है और कानून की निगाह में दोषी है, तो उसकी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, दोषी किया जा सकता है। अगर उसको मौत की सजा मिली है तो अगर उसका अपराध अक्षम्य है तो इसको, उसकी स्वतंत्रता को नहीं माना जाएगा। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल आपने करिए। जैसा कि बताया शक्ति पृथक्करण, हाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग, इस हाँ। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया मैम? इस सिद्धांत का सबसे प्रथम प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। जी मैम, आपने और एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी बताया था लोक कल्याणकारी राज्य। जी जी इस ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, इसकी मैम इसकी कुछ आलोचना सुनना चाहते हैं। देखिए, आप बैठिए, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20वीं सदी में आज का जो युग है वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पर बल देता है। लोक कल्याण का मतलब है कि जिसमें जो दबे, शोषित, पिछड़े जो लोग हैं उनके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। और यही कारण है कि इनको ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बहुत सारी उनको बहुत सुविधाएं दी हैं, उनको बहुत से संरक्षण प्रदान किए हैं, आरक्षण प्रदान किए हैं। और उसका मूल मंतव्य, केवल स्वस्थ मंतव्य इतना है कि समाज का, जैसा कि गांधी जी की कल्पना थी, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ही लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई। हेलो, क्योंकि जो सक्षम है उनके लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो दबे, कुचले, शोषित हैं उनकी व्यवस्था तो मैंने आपको बताया कि राज्य करेगा और इसके लिए उसको विशेष प्रावधान भी करेगा। यही उसका मूल में। और आप जहां तक आलोचना की बात करते हैं तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव और स्वस्थ रूप में देखेंगे तो ये बात, जितनी भी सरकार की योजनाएं सब आपको सही प्रतीत होगी। लेकिन अगर आप उसको निगेटिव रूप में देंगे, उसको गलत तरीके से उसको लेंगे और गलत तरीके से उसका पालन होगा तो वो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, जो सर्वविदित है। तो हर चीज के दो पक्षी होते हैं, सैद्धांतिक रूप से अलग और व्यवहारिक रूप से अलग। और कोई प्रश्न? थैंक यू।